साथियों, आप सभी का हमारे साइकोलॉजी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये चैनल उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो KVS, NVS, DSSB, CTET और किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनमें साइकोलॉजी का पोर्शन हम कवर करेंगे। लोगों को साइकोलॉजी को लेकर बड़ी भ्रामक धारणा है कि साइकोलॉजी बहुत हार्ड होता है, समझ में नहीं आता। जबकि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये चैनल देखने के बाद आपको साइकोलॉजी इंटरेस्टेड लगेगा। साइकोलॉजी के सभी कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके सॉल्व करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और साइकोलॉजी आपको बहुत ही इंटरेस्टेड और प्यारा सब्जेक्ट लगेगा। तो आज हम KVS वाइस प्रिंसिपल 2018 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके साइकोलॉजी का पार्ट पढ़ेंगे और उसमें से 10 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपका टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एज पर RT एक्ट 2009 whose responsibility is to prepare a school development plan, यानी RTE अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? ऑप्शंस आर स्कूल हेडमास्टर, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो काम है ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का है, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ करेक्ट है, क्योंकि ये RT के सेक्शन 22 के तहत आता है। जो विद्यालय प्लान है वो RT के सेक्शन 22 के तहत आता है। सेक्शन 22 में ये बताया गया है कि हर विद्यालय में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी जिसमें 75% मेंबर पेरेंट्स या गार्जियन होंगे और उनमें से 50% शैल बी वीमेन। RTE एक्ट 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पास हुआ और 26 अगस्त को राष्ट्रपति ने इस पर साइन किए और 27 अगस्त 2009 को इसकी अधिसूचना जारी हो गई। लेकिन ये 1 अप्रैल 2010 से प्रभाव में आया, यानी इसे लागू किया गया और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का प्रोविजन था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A में आता है। RTE में कुल 7 चैप्टर है और 38 सेक्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who is not a cognitivist thinker out of the following, यानी निम्न में से संज्ञानवादी विचारक कौन नहीं है? 3 तो संज्ञानवादी विचारक होंगे, कॉग्निटिव थिंकर होंगे, एक नहीं होगा। पहला है डेविड आसुबेल, दूसरा जेरोम ब्रूनर, तीसरा टॉलमैन और चौथा एल्बर्ट बंडूरा। तो मैं आपको नीचे से शुरू करवाता हूं। एल्बर्ट बंडूरा संज्ञानवादी यानी कॉग्निटिविस्ट थिंकर थे, क्योंकि इनकी थ्योरी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी या सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। बंडूरा के 2 शब्द बड़े प्रसिद्ध थे, एक मॉडलिंग और दूसरा इमिटेशन। तो बंडूरा निश्चित रूप से कॉग्निटिविस्ट थे। दूसरा हम बात करते हैं आसुबेल की। ऑप्शन 1 ले लेते हैं। चलिए, आसुबेल भी कॉग्निटिव विचारक थे। इनकी थ्योरी कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी कहलाती है और इन्होंने आसुबेल की हम पढ़ रहे हैं। आसुबेल कॉग्निटिव थ्योरिस्ट तो थे, बट इनकी थ्योरी जो थी
वो सबसम्पशन लर्निंग थ्योरी कहलाती है। और इन्होंने एक बड़ा फेमस मॉडल दिया था, आपको पता होना चाहिए, कई बार ये एग्जाम में आता है, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल। तो ब्रूनर की अब पढ़ेंगे हम, ये आसुबेल थे जो सबसम्पशन लर्निंग थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, एडवांस ऑर्गेनाइज मॉडल के लिए जाने जाते हैं। ब्रूनर भी कोग्निटिविस्ट थे। इनकी थ्योरी कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी कहलाती है। और इन्होंने एक बहुत फेमस मॉडल दिया था जो कैम, CAM के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। इसके अलावा ब्रूनर स्पाइरल या कॉन्सेंट्रिक करिकुलम के लिए भी जाने जाते हैं। तो ये फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। अब जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है टॉलमैन। टॉलमैन कॉग्निटिव थिंकर नहीं थे, क्योंकि एक्चुअली ये पर्पजिव बिहेवियरिस्ट थे, ये व्यवहारवादी थे। और इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था साइन लर्निंग थ्योरी। इसके अलावा इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग भी दिया। लेटेंट लर्निंग क्या होती है? जैसे लर्निंग हो जाती है पहले, लेकिन हमें पता नहीं होता। एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। जैसे आप गाड़ी से अपने ऑफिस जाते हैं, आप रोज उधर से निकलते हैं, साइकिल की पंचर की दुकान आपने देखी तो है, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है साइकिल या कार पंचर की दुकान। लेकिन जिस दिन आपकी कार पंचर होती है, आप उस पंचर की दुकान को ढूंढ लेते हैं। यानी लर्निंग तो हो चुकी है, लेकिन वो तब तक आप यूज जब तक उसको नहीं करेंगे तब तक वो प्रभावी नहीं होती। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड टीचिंग इज वन इन विच, यानी सर्वोत्तम संगठित शिक्षण वह होता है जिसमें, क्या होता है जिसमें? पहला है ऑल पॉसिबल टीचिंग एड्स आर यूज्ड। ये ठीक है, लेकिन बेस्ट नहीं कह सकती। टीचिंग एड का यूज करना अच्छी बात है। ऑप्शन थर्ड देखते हैं, प्रॉपर डिस्कशन इज डन। डिस्कस करना भी अच्छी बात है, लेकिन इसको हम बेस्ट नहीं कह सकते। चौथा है स्टूडेंट कोऑपरेशन इज मैक्सिमम। स्टूडेंट का कोऑपरेशन भी जरूरी है, लेकिन सबसे राइट जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा अकरेंस ऑफ लर्निंग गैप्स इज मिनिमम। यानी लर्निंग के गैप मिनिमम होने चाहिए। हमें बच्चे के प्रेजेंट नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना है, उसके बीच में जो लर्निंग गैप है उनको फुलफिल करना है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड टीचिंग का सबसे बड़ा गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ई लर्निंग स्टूडेंट्स कैनॉट प्रोसीड एट दियर ओन पेस, यानी खुद से नहीं कर सकते। किस ई अधिगम में विद्यार्थी अपनी स्वयं की गति से नहीं देख सकते? पहला है वीडियो कोर्स। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वीडियो कोर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड होते हैं, स्टूडेंट अपने पेस से देख सकता है। आज एक चैप्टर देख लिया, 2 देख लिए, 3 देख लिए, उसकी मर्जी होगी। दूसरा सोशल नेटवर्किंग, इसमें भी स्टूडेंट अपनी पेस से कर सकता है, उसकी मर्जी आई उतना कर सकता है। तीसरा है डिस्कशन बोर्ड, चर्चा बोर्ड में भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑप्शन 4 इज करेक्ट, वर्चुअल क्लासरूम। इसमें स्टूडेंट का पेस नहीं चलता। वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है कि एक फिक्स्ड टाइम पर क्लासरूम जैसा ही एनवायरनमेंट दिया जाता है, बट यहाँ स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो जब चाहे देखे उसको। जैसे आजकल जो ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जूम ऐप के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा टीचर जो क्लास लेते हैं वो वर्चुअल क्लासरूम है। फिक्स टाइम पे टीचर क्लास लेता है, तो स्टूडेंट अपनी पेस से, अपनी स्पीड से नहीं सीख सकता। वहां टीचर जब पढ़ाएगा तभी सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशियल टीचिंग सेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ टीचिंग, यानी विभेदीकृत शिक्षण सत्र
निम्नलिखित शिक्षण मॉडलों में किसका एक अवयव या घटक है? ऑप्शंस आर मास्टरी लर्निंग, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, ग्लेसर्स बेसिक टीचिंग मॉडल, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मास्टरी लर्निंग मॉडल। थोड़ा टीचिंग मॉडल की हम बात कर लेते हैं। ये मुख्य रूप से 4 फैमिली है, इनकी 4 प्रकार के हैं। पहला इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, दूसरा सोशल इंटरेक्शन मॉडल, तीसरा पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल और चौथा बिहेवियरल मॉडिफिकेशन मॉडल। तो जो मास्टरी लर्निंग मॉडल है ये बिहेवियरल सिस्टम फैमिली का है और मास्टरी लर्निंग मॉडल को जॉन बी कैरोल और बीएस ब्लूम ने दिया। बीएस ब्लूम जिनकी टैक्सोनॉमी बहुत फेमस है। मास्टरी लर्निंग मॉडल के 4 कंपोनेंट हैं। पहला है स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट, यानी द सब्जेक्ट मैटर इज ब्रोकन अप इनटू ए बंच ऑफ लिटिल लेसन दैट कवर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल। इसमें हम सब्जेक्ट मैटर को छोटी छोटी यूनिट में तोड़ देते हैं। यह है स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट्स। दूसरा है ए लॉजिकल सीक्वेंस। टीचिंग का मैक्सिमम यही है। टीचिंग का मैक्सिमम है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। पहले हम सिंपल चीजें पढ़ाएंगे फिर कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे। तो इसमें एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। द बेसिक कंसेप्ट एंड प्रोसीजर्स आर लर्नड बिफोर द मोर कॉम्प्लेक्स वंस। जब आप कोई कठिन चीज पढ़ाते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज पढ़ाते हैं, उससे पहले उसके बेसिक्स पढ़ा देने चाहिए। तो ये कहलाता है लॉजिकल सीक्वेंस। तीसरा कंपोनेंट है मास्टरी लर्निंग मॉडल का डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मास्टरी एट एंड ऑफ ईच लेसन। यानी स्टूडेंट्स कैनॉट मूव टू द नेक्स्ट लेसन अंटिल दे शो दैट दे मास्टर्ड द प्रोसीडिंग लेसन। बच्चा जब तक उस चैप्टर में, उस कॉन्सेप्ट में, उस लेसन में मास्टरी अर्जित नहीं कर लेता तब तक आगे नहीं बढ़ती। तो इसीलिए नाम ही इसका मास्टरी लर्निंग मॉडल है कि हर बच्चे को कॉन्सेप्ट की मास्टरी हो। इसीलिए तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक उसको पूरी तरह सिखा नहीं देते, जब तक पूरी तरह लर्निंग नहीं हो जाती। और चौथा कंपोनेंट है एडिशनल एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स, और ये क्यों होती है? एक्स्ट्रा हेल्प और प्रैक्टिस टू अटेन मास्टरी। अब एडिशनल एक्टिविटीज कराते हैं उसकी मास्टरी के लिए। इसमें कई सारी चीजें हो सकती है। सपोर्ट एंड रिसोर्स आर टेलर्ड टू इंडिविजुअल नीड्स। उसको सपोर्ट करिए और बच्चे के इंडिविजुअल नीड पे देखिए, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है। हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ए डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल अप्रोच। आप इंस्ट्रक्शनल की डिफरेंट अप्रोच यूज कर सकते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट टीचिंग सेशन यूज कर सकते हैं। स्टडी ग्रुप्स और इंडिविजुअल ट्यूटरिंग, इंडिविजुअली उसको पढ़ा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन में आया था डिफरेंशियल टीचिंग सेशन, ये मास्टरी लर्निंग के 4 कंपोनेंट में चौथे का एक उदाहरण दिया गया था। तो काफी डीप में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी रचनावाद के अनुसार, पहला है नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एंड सेप्ड बाय एक्सपीरियंस। दूसरा, लर्निंग इज ए सोशल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा, मोर एम्फेसिस इज गिवन टू अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और चौथा है लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। सभी ऑप्शन काफी नजदीक हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपका है लर्निंग इज ए सोशल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड। अधिगम संसार की एक सामाजिक व्याख्या है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या था? कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी का ऐसा स्कूल है जिसमें बच्चा अपने ज्ञान को स्वयं कंस्ट्रक्ट करता है। इस श्रेणी के जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बताया कि बच्चा खुद अपने ज्ञान का निर्माण करता है
और 3 टाइप के कंस्ट्रक्टिविज्म ज्यादा फेमस हुए। पहला था कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसे जीन पियाजे ने दिया। हम पियाजे से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, कभी पियाजे को आगे पढ़ेंगे। दूसरा है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, और ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया। तो जो वाइगोत्स्की थे वो कहते थे कि बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करता है, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन वाइगोत्स्की के कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है। और तीसरा एक और प्रकार था कंस्ट्रक्टिविज्म का, जो था क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, और इसे ब्राजीलियन साइकोलॉजिस्ट पाउलो फ्रेire ने दिया था। ये भी बहुत फेमस नाम है ब्राजीलियन साइकोलॉजिस्ट पाउलो का। और इन्होंने कहा कि एजुकेशन, स्कूल्स को एक बैंक बना दिया गया है। जैसे बैंक में ही पैसों का लेन देन होता है, तो लोगों को लगता है कि एजुकेशन केवल स्कूल में दी जा सकती है, जबकि उनका मानना था ऐसा नहीं है। बच्चा अपने नॉलेज को कहीं भी कंस्ट्रक्ट कर सकता है, वो सोसाइटी में कर सकता है, घर में कर सकता है, नेबरहुड में कर सकता है। तो ये कहना कि नॉलेज तो सिर्फ स्कूल में दिया जाएगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजिंग co-curricular activities while organizing co-curricular activities the organizer must ensure। जब हम co-curricular activities को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें क्या इंश्योर करना चाहिए? पहला, प्राइज फॉर एवरीबडी, तो ये तो बेकार सा आंसर है, ये नहीं हो सकता। दूसरा, मोस्ट चिल्ड्रन गेट मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट, हाँ ये अच्छी बात है कि अधिकतर बालक भाग लें, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब हर बच्चा या मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हम इंश्योर करें। तीसरा ऑप्शन है दैट पार्टिसिपेशन इज मेड मैंडेटरी, नहीं, मैंडेटरी करना, जबरदस्ती करने को अच्छा नहीं माना जा सकता। और चौथा है ओनली गुड वंस पार्टिसिपेट, केवल अच्छे बच्चे, सक्षम बच्चे भाग लें, ये भी कोई बात नहीं हुई। हमें अवसर तो सभी को देना है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करना है। हाँ, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे हो सकते हैं किसी खास प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहिए, लेकिन दूसरी में ले सकते हैं, तो ऐसा एनवायरनमेंट हमें बनाना है। आज का 8th क्वेश्चन है, रिपोर्टिंग ऑफ लर्नर्स असेसमेंट टू स्टूडेंट्स इज ऑफ लिटिल वैल्यू टू, यानी विद्यार्थियों को अधिगमकर्ताओं का आकलन रिपोर्ट करना कम महत्व का है। तो किस में कम महत्व का, यह आपको बताना है। पहला है नो व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाई दे आर डूइंग। जब लर्नर्स असेसमेंट करते हैं तो ये तो हमें जानना ही चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। दूसरा है फैसिलिटेट रिमीडियल एनरिचमेंट एक्टिविटी फॉर द चाइल्ड। तो ये हो सकता है, बट हमेशा तो हम रिमीडियल या एनरिचमेंट नहीं देते। तीसरा है प्रमोट पर्सनल सोशल डेवलपमेंट, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, उसका पेस अलग अलग है, तो ये हमें करना चाहिए कि व्यक्तिगत सामाजिक विकास प्रोत्साहित करें। और चौथा है प्रमोट सेल्फ मोटिवेशन फॉर इंप्रूविंग हिज हर परफॉर्मेंस, ये भी हमें करना है। उसके प्रदर्शन में सुधार हेतु जो मोटिवेशन है उसको हमें देना चाहिए। तो यहां सही आंसर हो जाता है ऑप्शन 2, फैसिलिटेट टू रिमीडियल एनरिचमेंट एक्टिविटीज फॉर द चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिगेस्ट शॉर्टकमिंग इन इंडियन स्कूल लाइब्रेरीज। इंडियन स्कूल लाइब्रेरीज की सबसे बड़ी कमी क्या है, दोष क्या है? पहला है इनएडिक्वेट सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होना। तो ये कमी तो हो सकती है, दोष तो हो सकता है, बट सबसे बड़ा दोष नहीं हो सकता है। दूसरा है एब्सेंस ऑफ प्रॉपर कैटलॉग सिस्टम, लाइब्रेरी के लिए कैटलॉग होना चाहिए, लेकिन
इससे भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता बच्चों की लर्निंग में। चौथा ऑप्शन है शॉर्टेज ऑफ बुक्स, पुस्तकों की कमी। हाँ, एक अच्छी लाइब्रेरी में सफिशिएंट बुक्स होनी चाहिए, बट अगर कम है तब भी बच्चे उनको पढ़ तो सकते हैं ना, तो ये बड़ा दोष नहीं हुआ। चौथा सबसे बड़ा जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी है, ओपन एक्सेसिबिलिटी ऑफ बुक्स, पुस्तकों की खुली अभिगम्यता। आपको पता होगा कि भारत में बहुत विद्यालय और कुछ विद्यालय गांवों में, बहुत छोटी जगहों में, कहीं पे लाइब्रेरी नहीं, कहीं पे स्कूल बिल्डिंग्स नहीं है, तो बुक्स ओपन एक्सेसिबिलिटी है, वहां खुले में पड़ी रहती है, वो डैमेज होती है। और एक लाइब्रेरी का जो एनवायरनमेंट होता है रीडिंग का, अगर आप प्रॉपर रूम नहीं देते तो वो रीडिंग का एनवायरनमेंट बन ही नहीं सकता। इसीलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ कोर्स डिलीवरी इन टीचर सेंटर्ड अप्रोच? अध्यापक केंद्रित उपागम में निम्नलिखित में से कौन पाठ्य वस्तु विवेचन की प्रणाली नहीं है? यानी किसकी बात हो रही है? टीचर सेंटर्ड अप्रोच की। तो नीचे से अपन शुरू करते हैं। फोर्थ, लेक्चर मेथड, ये 100% टीचर सेंटर्ड है, ओल्ड मेथड है और वन वे टीचिंग है। थर्ड देखते हैं, असाइनमेंट्स एंड एग्जाम्स फॉर समेटिव पर्पज। तो आपको पता होगा एनसीएप 2005 ने और एनईपी 2020 ने भी समेटिव असेसमेंट को अच्छा नहीं माना है। असेसमेंट फॉर्मेटिव होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। हम एक एग्जाम लेके बच्चे को जज नहीं कर सकते, तो ये भी सही नहीं होगा ऑप्शन। तीसरा, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अच्छी तो है, बट प्रॉब्लम यहां टीचर ही दे रहा है, तो ये भी टीचर सेंटर्ड मेथड है, ये चाइल्ड सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड मेथड नहीं है। चौथा है कोऑपरेटिव लर्निंग, ये 100% स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, जब बच्चा एक दूसरे का सहयोग करता है और वहां उसकी लर्निंग या अधिगम होता है। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि मुझे आगे के वीडियो बनाने में हेल्प मिले। धन्यवाद।